रास्ता देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और हमारे प्रोग्राम खबरनामा में दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट। हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है जीपीएस पब्लिक स्कूल, गायत्री पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और जीपीएस साइंस एकेडमी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक। और अब प्रवेश उत्सव जो है, विद्यालयों में नया प्रवेश का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है और आप अपने बच्चों को वहाँ एडमिट करवा रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये नज़र आई मुझे कि हमने और ग्लोबल एकेडमी ने मिलकर के जो सामाजिक पहल की, उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला और लगातार वहाँ गार्जियंस जो हैं, पेरेंट्स जो है, वहाँ पहुँचने का सिलसिला भी जारी रहा और अच्छे एडमिशन वहाँ पर हुए हैं और हमें भी अच्छा रेस्पॉन्स उसका मिला है। बहुत सारे लोगों ने फ़ोन करके और मैसेज के माध्यम से भी शुक्रिया अदा किया है कि सर बढ़िया है, एक अच्छी पहल है और इससे बहुत सारे लोगों को राहत भी मिली है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि, और ग्लोबल एकेडमी का स्पेशली धन्यवाद कि उन्होंने इस पहल में, इस सामाजिक पहल में हमारा साथ दिया और हम बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका भविष्य बनाने के काम आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट जोड़िए और शेयर करते चलिए। आज का खबरनामा कुछ कारणों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है, आज तारीख है 22 जून और 30 जून तक जितने भी हमारे नए ज़िले बने हैं, इन जिलों को लेकर के अंतिम रिपोर्ट सरकार के पास पहुंचेगी और 30 जून के बाद में सरकार जो है इनको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि जिला बना है या नहीं बना है। अंतिम सूचना उसी को माना जाएगा। ओएसडी डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने आज दिन भर सभी विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर के, और ये मान लीजिए आपके मैराथन बैठक की है सर। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लगातार बैठक चली हैं और उससे क्या कुछ निकल करके सामने आया उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा कि हमारे गंगापुर जिला जो है उसका प्रारूप क्या होने वाला है। गंगापुर जिला कैसा नजर आएगा, कहां विभाग खुलेंगे, कहां कितनी जगह उपलब्ध करवाई जाएगी, कितने विभाग के अधिकारी और कर्मचारी यहां पर लगेंगे, विस्तार से इसके बारे में आज पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और न्यूज 7 राजस्थान ऐसा पहला चैनल है जो आपको यह जानकारी देगा, वरना किसी भी मीडिया पर्सन के पास में ये जानकारी अभी तक नहीं है। आज हमारा विचार भी था कि ओएसडी मैडम को हम लाइव जोड़ते और उनसे बातचीत करते विस्तार से, लेकिन क्योंकि दिन भर वो बहुत व्यस्त रही है सर और फिर शाम को वो वजीरपुर उपखंड भी चली गई वहां दौरा करने, तो उस वजह से मैंने भी उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, क्योंकि आज दिन भर हम भी काफी बिजी रहे। तो लेकिन आपको जानकारी पूरी दूंगा, तो फटाफट जुड़े और शेयर करें। यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर इस वक्त हम लाइव हैं। चलिए एक बार यूट्यूब पर बंद कर। हाँ, हमारे साथी जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सर यूट्यूब पर बंद कर दिया है, कोई तकनीकी कारण होगा इस वजह से यूट्यूब पर बंद कर दिया है। क्लियरिटी नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ दर्शकों का मैसेज आया था कि सर यूट्यूब पर क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो यूट्यूब पर जो है अभी बंद कर दिया, सिर्फ फेसबुक पर है हम। तो फेसबुक के हमारे जितने दर्शक है ना, उनसे निवेदन है भैया आप शेयर जम के करना। हाँ, अगर यूट्यूब पर लाइव होते तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं आती, लेकिन यूट्यूब पर आज लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव है। तो आज आपका फर्ज ज्यादा बनता है कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों को जोड़े ताकि लोगों तक सारी अपडेट और खबरें पहुंच सके। चलिए फटाफट, और मैं एक बार दुआ सलाम कर लेता हूं। कौन कौन जुड़े हैं? बिल्कुल, मोंटी सैनी सलारपुर से भाई राम राम, और राधेश्याम सैनी जी हमारे साथ जुड़े भाई, नमस्कार और स्वागत है आपका भी। राधे राधे। राम गुजर जी है और सुमित बैसला वो हमारे साथ जुड़े भाई, धन्यवाद, राम राम आपको भी। और गौरव कुमार तिवारी, राम राम सर। मुन्ना भाई बिल्कुल ठीक है आपकी दुआ से। और सुमरत बैसला जी राम राम। लक्ष्मण बैसला गुजर, हेलो सर, बिल्कुल नमस्कार, स्वागत है। मैडम बहुत अच्छा काम कर रही है, गौरव जी कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत सक्रिय भी है और लगातार फील्ड में। आप ये देखिए कि आज की अगर मैं बात करूं ना सर, आज दिन भर मैंने भी खाना नहीं खाया था क्योंकि लगातार उनका वर्जन लेना था और दिन भर आज वो भी व्यस्त रही, बैठक ली, उसके बाद में ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो है गंगापुर सिटी की वो देखी है, डिस्कस किया अधिकारियों के साथ में, उसके बाद तुरंत वो वजीरपुर चली गई है। तो आज दिन भर वो भी काफी व्यस्त रही है। तो एक्टिव महिला है, इसमें कोई शक नहीं है और करना भी चाहिए उनको, बहुत उम्मीदें हैं लोगों को उनसे। लक्ष्मण बैसला जी राम राम। कमल सैनी माली हमारे साथ जुड़े भाई, नमस्कार। महेंद्र मीणा जी है, गुड इवनिंग। हरिओम सैनी जी राम राम। रौनक घुनावत राम राम साहब और स्वागत है भाई आपका भी। रामकेश गुजर जी भाई राम राम। शेयर करना सर दबा करके, क्योंकि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव है, तो जिम्मेदारी थोड़ी सी ज्यादा बनती है ताकि यूट्यूब के हमारे जो दर्शक है उन तक भी तमाम अपडेट पहुंच सके और खबरें पहुंच सके।
आप लोगों का ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा और खबरों की शुरुआत में करता हूं। आज तारीख है 22 जून और बार है बुधवार, मेरे ख्याल से गुरुवार है आज। चलिए, हमारे साथी टीम वाले कह रहे हैं कि सर आज गुरुवार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आज 22 जून है और बार है गुरुवार। राष्ट्रीय लेवल की बड़ी खबरें जो मायने रखती है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूं और उसके बाद में फिर हम क्षेत्रीय खबरों पर आएंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले कई तरह के विवाद जो है वो उपज रहे हैं, उपजना लाजमी भी है। आज से नहीं है, ये तो बहुत पहले से है। टीएमसी की सरकार है, वह ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उनके और केंद्र के बीच में हमेशा विवाद रहा है। और न सिर्फ केंद्र के और उनके बीच में विवाद रहा है, बल्कि आपने हमेशा ये नोटिस किया होगा, मीडिया में भी ये खबरें आती रहती है कि राज्यपाल के साथ भी उनकी कम बनती है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले वहां हिंसा हुई है नामांकन के दिन। 17 तारीख का शायद वो है, 17 तारीख को जमकर के वहां हिंसा हुई। उसके बाद में कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया था राज्य सरकार को कि आप सीआरपीएफ की नियुक्ति करें, लेकिन बड़ा बुरा लगा सरकार को, ममता बनर्जी को। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज करते हुए ये कहा कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो सही है। और आखिर में हाईकोर्ट को यह कहना पड़ा कि 82,000 सीआरपीएफ के सैनिकों की, जवानों की तैनाती की जाए अगर चुनावों में हिंसा रोकनी है तो। आज वहीं से जुड़ी एक और खबर आई है कि राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद ने राज्य के जो चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा, उनकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट राज्य सरकार को लौटा दी। यानी राज्यपाल ने उनकी ज्वाइनिंग लेने से मना कर दिया। दरअसल राज्यपाल का यह कहना था कि मैंने ये सोचा था कि निष्पक्ष तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जो चुनाव आयोग है या चुनाव आयुक्त राज्य के, वो चुनाव करवा पाएंगे, लेकिन बार बार बुलाने के बावजूद भी ना तो एक भी बार ये राजभवन में आए। दूसरी बात, इनसे जब एक्शन लेने के लिए कहा गया चुनाव आयुक्त से तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे में इनकी जो कार्य प्रणाली है उस पर मुझे शक हो रहा है और मैं इनको नियुक्ति नहीं दे सकता। और ये बहुत जरूरी है, कहीं भी हो, किसी भी राज्य में हो, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, निडर चुनाव होने चाहिए। तो इसको लेकर के आज बड़ा फैसला लिया है और राज्यपाल ने कहा कि भरोसे के साथ में ही स्टेट इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की गई थी, लेकिन नामांकन के दौरान हुई हिंसा के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया। कई बार उनको बुलाया गया है लेकिन वो नहीं आए और इसी वजह से उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। अगली खबर, विपक्षी एकता। जी हां, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, टीएमसी के ममता बनर्जी हो, इधर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी हो, नीतीश की पार्टी हो, ये सब मिलकर के एक साथ 2024 में लोकसभा का चुनाव भाजपा के खिलाफ लड़ना चाहती हैं और नीतीश कुमार लगातार इसको लेकर के प्रयास भी कर रहे हैं। पटना में परसों, बिहार की राजधानी पटना में परसों बड़े लेवल की बैठक होने वाली है विपक्षी नेताओं की। उससे पहले एक विवाद और खड़ा हो गया और विवाद यह खड़ा हुआ, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कल अगर कांग्रेस राज्य सरकारों के खिलाफ जो अध्यादेश ला रही है केंद्र सरकार, जैसे दिल्ली में आया है अधिकारों को लेकर के, अगर उसमें हमारा समर्थन नहीं करती है तो हम इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। यानी विपक्ष में एकता बनने से पहले ही फूट पड़ने का या विरोध होने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये बैठक परसों होगी, देखते हैं विपक्ष एकजुट रहता है या नहीं रहता है और क्या आगे की इनकी राजनीतिक रणनीति रहती है, उस पर नजर बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। देश में मानसून को आए हुए 15 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, केरल में प्रवेश किया था, थोड़ा सा लेट आया था 7 दिन, लेकिन उसके बाद प्रवेश कर चुका है मानसून। मौसम विभाग के अनुसार अब तक आधे राज्यों में भी ठीक से ये मानसून नहीं पहुंचा है, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि कल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत 8 राज्यों में भारी बारिश हो सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है। और पूर्वोत्तर के राज्य जो हैं उनमें बाढ़ के हालात हैं। असम में आप देख लीजिए, इस समय बाढ़ की सिचुएशन बनी हुई है। मानसून आ तो गया है लेकिन इसकी रफ्तार अभी धीमी है। शेयर कम कर रहे हो भाई, हाँ, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हो और बहुत कम जुड़े हुए हो, जबकि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, हम सिर्फ फेसबुक पर लाइव है। और जैसा मैंने आपको बताया, आज गंगापुर सिटी जिले की पूरी रूपरेखा जो है ना, वो मैं आपके सामने रखूंगा। गंगापुर जिले का प्रारूप कैसा होगा, कौन सा विभाग कहां लगेगा, कितने कर्मचारी होंगे, कितने अधिकारी होंगे, ये सारी जानकारी आपको, और ऑथेंटिक, जी हां, सबसे बड़ी बात, ऑथेंटिक जानकारी आपको दूंगा। तो फटाफट जुड़े और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें सर, ठीक है, क्योंकि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव है हम।
अमेरिका की जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में फाइटर प्लेन इंजन F-414 बनाने का समझौता हो चुका है। दरअसल आपको याद होगा इन दिनों 21 तारीख से जो है प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी वहां गए हैं, उद्योगपतियों से, वैज्ञानिकों से उन्होंने मुलाकात की है और इसका कहीं ना कहीं भारत को फायदा होने वाला है। अब भारत खुद फाइटर प्लेन के इंजन बनाएगा। यह सबसे अच्छी बात है कि हम इस मामले में आत्मनिर्भर अब हो जाएंगे और एक बड़ी ताकत भारत के साथ में जुड़ जाएगी कि अब फाइटर प्लेन के जो इंजन है उनका निर्माण भारत खुद करेगा, लड़ाकू विमानों के। और पीएम मोदी के दौरे में यह अहम समझौता हुआ है। वहीं साल के अंत तक टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं, आपको मैं बता दूं, उनसे भी भारत का समझौता हुआ है, जो सोलर, बैटरी और बिजली उत्पादन में अपना योगदान करेंगे। इसके अलावा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए भी समझौता हुआ है। तो अमेरिका के इस दौरे से भारत को बहुत कुछ मिलने वाला है और भारत की ताकत हर क्षेत्र में बढ़ने वाली है, रोजगार भी बढ़ेगा। जब विदेशी कंपनियां यहां आएंगी, अपने प्लांट लगाएंगी, तो सीधी सी बात है कि यहां के आईटी सेक्टर के जो युवा हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। तो साल के अंत तक बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो भारत में आएंगी, चाहे वो टेस्ला की हम बात कर लें या एरोनॉटिक्स की बात हम कर लें, या बहुत सारे ऐसी कंपनियां और भी हैं जो भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक है। वो यहां आकर के अपने प्लांट्स लगाएंगी और भारत के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खेलों से आज कोई बड़ी खबर नहीं है और अब एक रोचक तथ्य आपको बता देता हूं। रात दिन आप लोग, बहुत सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में जो 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं। और हम जब टोल नाके पर जाते हैं तो आजकल एक नया फार्मूला आ गया फास्टैग का। जैसे ही हम वहां से गुजरते हैं, फास्टैग के माध्यम से हमारा टोल पर पैसा जो है वो कट जाता है, रोड टैक्स जो है वो कट जाता है। आपको पता है इसके पीछे की कहानी क्या है और इससे सरकार को लाभ क्या है? तो एक छोटी सी रोचक जानकारी मैंने इसको लेकर के आपके लिए निकाली है कि फास्टैग से सरकार की कमाई में 4 चांद लगे हैं 2019 के बाद। आपको मैं बता देता हूं, इस साल यानी 6 महीने में, जून चल रहा है, 19 जून तक की जो रिपोर्ट हमने जुटाई है, भारत सरकार ने फास्टैग से 28,180 करोड़ रुपए कमाए हैं। यानी 2-3 सालों की तुलना में इस साल लगभग 3 गुना या 4 गुना पैसा भारत सरकार ने कमाया है। 21-22 के बीच में यह कमाई 46% बढ़ी है। देश में 7.6 करोड़ व्हीकल जो हैं उन पर फास्टैग लगा हुआ है और सबसे ज्यादा फास्टैग के जो टोल हैं वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में 143, जहां पर फास्टैग की प्रणाली चालू है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूपी का। अब आप पूछेंगे सर हमारे प्रदेश की क्या स्थिति है? 104। राजस्थान में 104 टोल नाके ऐसे हैं जिन पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध है और देश में कुल 964 टोल प्लाजा ऐसे हैं जिन पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध है। यानी सरकार ने सारे काम को डिजिटल कर दिया है। अब आपको भीड़ में नहीं रुकना, आपको इंतजार नहीं करना, तुरंत फास्टैग के माध्यम से ऑनलाइन आपका पैसा कट जाता है और सरकार के खाते में वो पैसा चला जाता है और फिर वो विकास के काम में आता है। तो एक रोचक जानकारी है जो आपको दी है, चाहे तो नोट कर लो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं थोड़ा सा, कि बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये कहते हैं कि सर आपका जो खबरनामा है उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमको समसामयिक गतिविधियों की जानकारी मिल जाती है। यानी देश में क्या कुछ घटित हो रहा है आज की तारीख में, उसकी तमाम जानकारी हमको मिल जाती है और इससे कहीं ना कहीं हमारी जीके जो है वो इंप्रूव होती है। तो बिल्कुल हमारी कोशिश ये रहती है कि हम वो चीज आपके पास पहुंचाएं जो कोई नहीं पहुंचा पाता, तो वो आप तक हम पहुंचाएं। तो नोट भी किया करें और ये आपके बहुत काम की चीज है। शेयर करते रहें, शेयरिंग बहुत कम कर रहे हो और आज तो सैकड़ा पहुंचा दो। पहुंचा दोगे? पहुंचाओ फटाफट, ठीक है ना, क्योंकि आज यूट्यूब पर हम लाइव नहीं है, तो आप सैकड़े तक तो पहुंचाओ और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को जोड़ो। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की, है ना, यहां से हमारी कहानी शुरू होती है। प्रदेश में क्या कुछ हलचल है? विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को हाईकोर्ट ने आज नोटिस जारी कर दिया है। यह आज का मामला नहीं है, 2020 का मामला है। आपको याद होगा जब सरकार सचिन पायलट और गहलोत के बीच में विवाद हुआ था तो सरकार होटलों में बाड़ेबंदी करके और विधायकों को वहां पर शिफ्ट कर दिया गया था। यह तब का मामला है। तब कोई रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हुई थी, है ना, और उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसमें 2-3
जो भाजपा के नेता हैं उनके नाम थे, जिनमें गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम था, और यह विवाद तब से चला आ रहा है। आपको मैं बताऊं, इसको लेकर के एसीबी ने कई जगह गुहार लगाई कि साहब हमको इजाजत दी जाए, वॉइस सैंपल लेने की इजाजत दी जाए, लेकिन हर जगह से याचिका खारिज हुई। आखिर में आज कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी, और अब इसका मतलब ये नहीं है कि वॉइस सैंपल देना पड़ेगा। आपको मैं बताऊं, एसीबी ने गजेंद्र सिंह शेखावत के वॉइस सैंपल लेने की याचिका दायर की थी, और 4 सप्ताह में केंद्रीय मंत्री को जवाब देना है। आज हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया उसके मुताबिक यह है, पहले तो वो जवाब देंगे, उसके बाद फिर वॉइस सैंपल लिया जाएगा। मामला 2020 के सियासी संकट से जुड़ा है, जब विधायक होटलों में बंद थे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर भी कम कर रहे हो, जुड़े भी कम हो। शिकायत है आपसे, बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी क्षेत्र की बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपको बतानी है, लेकिन अगर आप जुड़ोगे नहीं ना, तो फिर लफड़ा हो जाएगा सर, मुझे भी बुरा लगेगा, क्योंकि फिर रोजाना आप जानकारी मांगते हो, अजय जी इसका क्या हुआ, अजय जी उसका क्या हुआ। लेकिन अगर आप नियमित दर्शक हैं, रोज खबरनामा देखते हैं, तो फिर आपको किसी और चीज की जानकारी लेने की आवश्यकता ही नहीं है, यहां सब कुछ मिल जाता है। हम कोशिश करते हैं गागर में सागर समाने का, है ना, कि एक ही छत के नीचे बैठ करके एक ही टीवी पर या मोबाइल पर आपको सारी जानकारी हमारे क्षेत्र की मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम विवाद में मंत्री और मेयर अब आमने सामने हो चुके हैं। मैं लगातार 2-3 दिन से खबरें आपको बता रहा था कि अपनी ही सरकार के खिलाफ वहां के मेयर ने और पार्षद ने बगावत कर दी है कि साहब हमारी नहीं सुनी जा रही है। दूसरी बात, उनकी जो मेन शिकायत है वो है आयुक्त राजेंद्र वर्मा के खिलाफ। उनका मिस भी है, उनको निलंबित किया जाए। इसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस के प्रभारी जो हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनसे मुलाकात की है और उनको आश्वासन मिला है कि बिल्कुल 2 दिन के अंदर अंदर हम इसको लेकर के कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि ये छोटी मोटी बातें हैं, होती रहती हैं, और अगर कोई तथ्य है, सबूत है, वीडियो है, तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हैं। लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यह कहना था मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का। जबकि मेयर मुनीश गुर्जर और उनके पार्षद जो हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि जो आयुक्त है राजेंद्र वर्मा, इन्होंने हमारा अपमान किया है, समाज विशेष का अपमान किया है, इनको निलंबित किया जाए। आगे बढ़ते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का आज एक बड़ा बयान आया, और शुक्र है, मैं तो ये मानता हूं कि ये बयान उन्होंने दिया, लेकिन देने में बहुत टाइम लगा दिया साहब। आपने 4 साल 4.5 साल लगा दिए। आपको मैं बताता हूं बयान क्या आया। स्मार्ट सिटी मिशन में जयपुर सबसे पिछड़ा हुआ है, यह कहना था यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का। जयपुर के बारे में, जो राज्य की राजधानी है, जहां से पूरी सरकार और पूरा प्रदेश संचालित होता है, जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां राज्यपाल रहते हैं, जहां से पूरा राज्य चलता है, उसके बारे में यूडीएच मंत्री ये कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो है उसमें जयपुर सबसे ज्यादा पिछड़ा है। क्यों पिछड़ा है? जब ये पूछा गया तो उनका कहना था कि साहब क्या करें, 3 तो यहां मंत्री हैं और 6 यहां विधायक हैं, एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और एक साथ कोई काम नहीं हो पाता। धारीवाल जी, सारी योजनाओं को, सारे बजट को तो आप कोटा ले गए। इस सच्चाई को भी देख लेना आप, कोटा को जाकर के देखना सर, दिशा और दशा दोनों बदल गई कोटा की। जयपुर, उदयपुर, इनको शामिल किया गया था स्मार्ट सिटी में, वो पिछड़ गए। जयपुर, उदयपुर और अजमेर, वो पिछड़ गए। और कोटा को आप आज जाकर के देख लो, कोटा की स्थिति क्या है। कोटा ऐसा हो गया सर, कितना भव्य स्वरूप कोटा ने ले लिया, लेकिन इसके लिए अब आप किसको दोष दोगे? जब आप सारी योजनाओं को वहां ले गए, सारा बजट आपने कोटा में लगा दिया, तो जयपुर भी पिछड़ेगा, उदयपुर भी पिछड़ेगा, अजमेर भी पिछड़ेगा। और आज उन्होंने कहा कि साहब वो गंदी राजनीति की वजह से या मंत्री और विधायकों की वजह से जयपुर में उतना काम नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। हाँ, शेयर करो सर, है ना, जम करके सैकड़े तक तो पहुंचाओ यार। लाला राम जी जुड़े हैं, अजीत सिंह डागुर हमारे साथ जुड़े, भाई राम राम। मधु शर्मा जी राधे राधे। बिल्कुल जुड़ते चलाएं और शेयर भी करते चलाएं, है ना, जितने ग्रुप है ना उनमें भेजो। आरिफ जी कह रहे हैं हेलो अजय सर कैसे हो आप, हमारा कमेंट ही नहीं पढ़ते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट शुरुआत में जब प्रोग्राम शुरू होता है ना सर, तो 2-4 मिनट पढ़ता हूं, उसके बाद में फिर कमेंट नहीं पढ़ता हूं, है ना। फिर कमेंट में अगर कमेंट पढ़ने लगूंगा ना तो फिर बहुत टाइम चला जाएगा, इसलिए।
राम राम साहब, अजय सिंह जादौन बना जी, जय माता दी। शुभम शर्मा जी, राम राम साहब और स्वागत है आपका भी। शेयर करते चलना और लोगों को जोड़ते चलो। रिजवान पठान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जल जीवन मिशन योजना में एफआईआर दर्ज करवाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे थे 3 दिन से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। आज वहां से हमारे पास अपडेट आई, अशोकनगर थाने के सामने वो बैठे थे। पुलिस ने पहले तो उनको समझाइश की, जब वो नहीं माने, मांग सिर्फ इतनी थी कि साहब एफआईआर दर्ज कर लो, 20,000 करोड़ का घोटाला है, मंत्री महेश जोशी या उनके साथ जो और भी हैं एसीएस वगैरह सुब्रत अग्रवाल, उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करें। 3 दिन से मांग कर रहे हैं वो, 3 दिन से, मगर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और आखिर में आज पुलिस ने पहले तो उनके साथ समझाइश की और फिर उसके बाद में जबरदस्ती उनको उठा करके और चाकसू थाने ले गए। जैसे ही समर्थकों को यह पता लगा, सर हुजूम का हुजूम दौड़ पड़ा उनके पीछे और चाकसू थाने के बाहर जाकर के और जम करके उन्होंने प्रदर्शन किया है। अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं, राज्य सरकार को जम करके कोसा है। हालांकि बाद में छोड़ दिया गया था उनको, लेकिन ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि एक सांसद 3 दिन से आपको एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगा रहा है, आप एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे और तानाशाही रवैया अपना करके बल्कि आप उनको गिरफ्तार कर रहे हो। हाँ, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जबकि वो 3 दिन से जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की मांग कर रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि क्योंकि मंत्री महेश जोशी ने कल एक बयान दिया था कि साहब 20,000 करोड़ के घोटाले की आप कह रहे हो, हमने तो टेंडर जनवरी में ही निरस्त कर दिए थे, मेरा या मेरे एसीएस का तो इससे कोई लेना देना नहीं था। इसको लेकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जब आपने टेंडर निरस्त कर दिए, आपका इससे कोई लेना देना नहीं था, आप जांच से दूर जा रहे हो, तो फिर आपके ही कुछ लोग वसुंधरा राजे सरकार पर उंगलियां क्यों उठा रहे? क्योंकि उन्होंने भी खान घोटाले में, जो खान का आप आरोप लगा रहे हो, खनन घोटाले का आरोप लगा रहे हो, उसमें भी तो उन्होंने कार्रवाई की थी। तो वो कार्रवाई तो गलत कैसी थी और आप जो कर रहे हो वो कार्रवाई सही क्यों है? तो बहुत लीगल तरीके से, और ये सही बात है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जब अपनी लड़ाई लड़ते हैं ना सर, तो बहुत तथ्यों के साथ में, सबूतों के साथ में लड़ते हैं, हवा में बातें नहीं करते। और उसका परिणाम है रीट का जो नकल प्रकरण है, इसको लेकर के जो नाम उन्होंने दिए, जितने सबूत उन्होंने दिए, आखिर में आज ईडी को इन पर कार्रवाई करनी पड़ी है और कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में बीजेपी विपक्ष का नहीं सपोर्ट का काम कर रही है। ओके, ये सब आपके अपने ओपिनियन है सर, विचार हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूं। माल गोदाम वाला रोड बिल्कुल ठीक है ना। अरे माल गोदाम की क्या, बहुत है सर मामले, तो गंगापुर में मुद्दों की कमी थोड़ी है, समस्याओं की कमी थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। और आरपीएससी ने कॉलेज शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर के 48 विषयों के कुल 1913 पदों पर भर्ती निकाली है। आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए और एग्जाम इसकी अक्टूबर में होगी। तो बिल्कुल जो अप्लाई कर सकते हैं वो बिल्कुल इसमें अप्लाई करें। अब सौगातों की बात करते हैं, क्योंकि चुनावी साल है, रोजाना कोई ना कोई वित्तीय स्वीकृति सीएम गहलोत जारी करते हैं। तो आज क्या कुछ मिला वो नोट कर लीजिए। आज आधी रात से राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं का 50% टिकट ही लगेगा, 50% माफ, चाहे वो रोडवेज की बस हो या वोल्वो वाली बस हो। राजस्थान राज्य के अंतर्गत महिलाओं को आज से, पहले ये 30% छूट थी, उसके बाद में इसको बढ़ा करके अब आधा कर दिया, यानी महिलाओं का अब आधा ही किराया लगेगा रोडवेज में। और आज आधी रात से ये नियम लागू हो जाएगा। इसकी वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री गहलोत ने आज जारी कर दी है। महिला वोटरों को रिझाने के लिए बड़ी 2-3 स्कीम लेकर के आए थे। आपको मैं बता दूं, मोबाइलों का भी बहुत सारी महिलाएं इंतजार कर रही है कि साहब ये स्मार्टफोन कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, इसके लिए भी सीएम गहलोत ने घोषणा कर दी है कि अब आपको स्मार्ट मोबाइल नहीं मिलेंगे, आपको स्मार्ट मोबाइल खरीदना पड़ेगा। और सरकार एक नियत राशि जो है 6,000 है या 6500 है या 7,000 है, वो आपके खातों में ट्रांसफर कर देगी। मोबाइल चाहे आप 10,000 का लो, 20,000 का लो, इसको सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार तो केवल अपनी जो निश्चित राशि है वो आपके खातों में ट्रांसफर कर देगी। दूसरा, फ्री राशन किट, अन्नपूर्णा राशन किट की भी बजट में सरकार ने घोषणा की थी, जिसमें आपको मसाले भी मिलेंगे, तेल भी मिलेगा। यानी एक परिवार के संचालन के लिए जो राशन सामग्री होती है रसोई से जुड़ी हुई,
उसको आपको फ्री किट मिलेगी। सरकार ने इसको लेकर के भी अभी घोषणा कर दी है कि इसके 360 रुपए हर महीने अब आपके खाते में आया करेंगे। इसकी भी वित्तीय स्वीकृति जो है मुख्यमंत्री गहलोत ने जारी कर दी है। यानी इन दोनों योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा और सरकार डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से यह राशि जो है वो महिलाओं के खातों में डाल देगी। ठीक है सर, तो ये जोरदार योजना है और कल मैंने आपको विस्तार से बता ही दिया था कि राजस्थान सरकार पर इस समय 65,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और इसके बाद भी सरकार और कर्जा ले रही है और अपनी जीडीपी का 35% से ज्यादा तो सरकार ब्याज चुकाएगी। यानी आने वाला मुख्यमंत्री, चाहे वो गहलोत जी हो चाहे कोई भी हो, रोएगा मुंड पकड़ के कि इनकी पूर्ति कैसे करें, इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे कैसे। ठीक है, चलिए शेयर करते चलिए, बहुत कम शेयर कर रहे हो। गंगापुर सिटी एक न्यूज चैनल ऐसा है वह छोटे छोटे बात को लाइव देता है, वह उसके समझ में नहीं आती। योग दिवस पर मोबाइल चला रही उसकी लाइव दिखा दी। हाँ सर, एक चैनल है ऐसा, बिल्कुल मैं मान रहा हूं इस बात को कि एक चैनल ऐसा है जो टॉयलेट करते लोगों को दिखा देता है, सब्जी बेचने वालों को भी दिखा देता है, कोई पान की पीक थूक रहा है उसको भी दिखा देता है। अच्छा एक बात और बताऊं मैं, ये चैनल ऐसा भी है जो कमारे हैं जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी दिखा देता है। हाँ देखना इसको खंगाल करके आप कि कहीं से कोई भी कुछ भी चला देता है। अब आप और हम क्या करें बताओ, जबकि न्यूज 7 राजस्थान ने अपने सारे रिपोर्टर से कह रखा है सिर्फ ऑथेंटिक और अच्छी खबरें आप दिखाएं, लोगों से जुड़ी हुई खबरें दिखाएं, फालतू की खबरों से हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसा 2-3 दिन पहले एक भाई ने कमेंट करा था ना देसी भाषा में, अब तो जनो जनो ही रिपोर्टर हो रहा है, पत्रकार हो रहा है। मुझे मालूम है वो कमेंट, मुझे ध्यान है अच्छी तरीके से, है ना। तो अब इनका क्या करें सर बताओ आप। हालांकि मैं बता दूं, जैसे पीआरओ ऑफिस यहां आ जाएगा और पीआरओ साहब यहां बैठने लग जाएंगे, बहुत सारा कचरा है जो साफ हो जाएगा, बहुत सारा कचरा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये खुशखबरी है थोड़ी सी कि अब तो एक तो रोडवेज में फ्री, एक आपका मोबाइल वाला और एक अन्नपूर्णा राशन किट, इन तीनों की मैंने आपको जानकारी दे दी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदेश में बिपरजॉय के बाद में अब प्री मानसून का प्रवेश होने वाला है और सबसे अच्छी खबर यह है अब की बार प्री मानसून की बारिश जो होगी ना, शुरुआत वो होगी हमारे जिले से, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा संभाग, यहां से प्री मानसून की बारिश शुरू होगी और कल से शुरू होगी। मौसम विभाग का यह कहना है कल से प्री मानसून का असर देखने को मिलेगा सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और कोटा संभाग, इनमें यह बारिश देखने को मिलेगी ताकि लोगों को। अच्छा उमस इतनी ज्यादा है सर, हकीकत बात है ये, 2-3 दिन से जो गर्मी है जबरदस्त, ठीक है, तो उम्मीद ये करते हैं कि लोगों को थोड़ी सी इससे राहत मिलेगी। शेयर करते चलो सर, बहुत कम लोग जुड़े हो, पहली बात तो धन्यवाद कि आपने सैकड़े तक पहुंचा दिया, लेकिन अब इसको बढ़ाओ, घटाओ मत। हाँ क्योंकि यूट्यूब पर लाइव नहीं है आज, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फेसबुक पर है लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। अनिकेत खंडेलवाल कह रहे हैं सर आपकी न्यूज बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सर, और शेयर भी किया करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 100 हो गई सर, धन्यवाद आप सभी का, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसी तरह शेयर करते रहे और सपोर्ट करते रहे। सर लाइट का बिल जमा कराना पड़ेगा क्या, बहुत ज्यादा आया है पहले से, फ्री का क्या हुआ। लाइट को लेकर के मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अधिकारियों से तक मैं पूछ रहा हूं सर वो छूट कहां मिली है, कितना फ्री मिला है वो तो बता दो। आज तक किसी अधिकारी के पास में कोई जवाब नहीं है, वो खुद ये कह रहे हैं कि सर हमारे तो खुद बिजली का बिल समझ में नहीं आ रहा। कहां है छूट गहलोत साहब, क्लियर पूछ रहे हैं हम तो भाई, साहब पूछ रहे हैं। हाथ वो कहते हैं ना पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, हम तो क्लियर पूछ रहे हैं। आपने छूट दी है कि साहब 200 यूनिट तक कोई चार्ज नहीं लगेगा और 100 यूनिट तक फ्री है। मेरे खुद के घर का बिल जो है मैं आपको बता सकता हूं 201 यूनिट का है। अब आप मुझे बता दीजिए वो कितना आना चाहिए, 201 यूनिट का बिजली का बिल मेरे घर में कितना आना चाहिए, वो 2000 से ज्यादा आया है सर। हकीकत बात यह है, आज मैंने एक कहानी पढ़ी थी व्हाट्सएप पर, जो जाते जाते आपको साथ में मैं शेयर जरूर करूंगा कि वो कहानी है क्या, ठीक है। लेकिन वाकई में बिजली के मामले में लगातार लोगों की शिकायतें आ रही है कि सर हमको कोई राहत नहीं मिली, हमको कोई छूट नहीं मिली है, बल्कि पहले से ज्यादा बिल आया है। अब आप समझ लो क्या है और क्या नहीं है हकीकत। मैं तो साफ कह रहा हूं सर, मैं कोई कांग्रेस या बीजेपी नहीं कर रहा, बट जो बिल भेज रहे हो वो भी आप भेज रहे हो
जो हम पे कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं, और जो आपने योजनाएं चलाई हैं वो भी आपने ही चलाई है, हम तो प्रचार कर रहे हैं। अब आपकी योजना में ही खामी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, ये देखिए, सुरेश जी कह रहे हैं लाइट का बिल 50 यूनिट बढ़ा करके दिया है। बिल्कुल, क्योंकि 13 तारीख 14 तारीख के बाद में तो बिल आए। और एक चीज और नोटिस किया आपने, बिल में क्या लिखा हुआ था? गत पठन भी 1 तारीख को और वर्तमान पठन भी 1 तारीख को। मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ यह कह सकता हूं, कितने रीडर ऐसे हैं जो 1 तारीख को या 2 तारीख को आपके यहां बिजली का बिल ऑन स्पॉट बिलिंग करने आते हैं? बता दीजिए मुझे। क्यों झूठ बोल रहे हो सर आप? साफ साफ दिख रहा है 1 तारीख को कोई पठन करने नहीं आता और ऑन स्पॉट बिलिंग कर रहे कोई नहीं आया 1 तारीख को। फिर आपने क्यों लिखा बिल में ये झूठा झूठा? साफ लिख रहा है उसमें गत पठन 1 तारीख को, वर्तमान पठन 1 तारीख को। भाई 1 तारीख को तो कोई आया ही नहीं हमारे पास पठन करने, रीडिंग लेने। इतना झूठ मत बोलो, ये पब्लिक को समझ में आ रहा है सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और प्री मानसून बिल्कुल शुरू हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बता दूं, बिपरजॉय से हुए नुकसान का आकलन सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री खुद जो प्रभावित एरिया है उन्होंने उसका हेलीकॉप्टर से दौरा किया है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि तुरंत शनिवार तक इसके आंकड़े जो है सर्वे करके सरकार तक पहुंचा दिए जाएंगे और सरकार तुरंत इनको मुआवजा देगी। लेकिन मुआवजे की टर्म एंड कंडीशन क्या है? किस हिसाब से मुआवजा मिलेगा? कोई की 2 पट्टी टूटी है, किसी का पूरा मकान टूट गया, किसी का आदमी चला गया तो कोई घायल हो गया, किस हिसाब से मुआवजा दोगे? इसको लेकर के स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल मैं साफ कह रहा हूं, सरकार मुआवजे की बात तो कर रही है, लेकिन मुआवजा किस टर्म एंड कंडीशन में दिया जाएगा वो भी स्पष्ट होना चाहिए। आपको मैं बताऊं, सर्वे में 9000 कच्चे मकान टूटे हैं, 225 स्कूल भवन और 150 सड़कों को नुकसान पहुंचा है, 8500 बिजली के खंभे टूटे हैं और 2000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब सरकार किस हिसाब से इसकी भरपाई करेगी वो सरकार जाने, बाकी शनिवार तक ये रिपोर्ट देनी है। आगे बढ़ते हैं। सीएम गहलोत कल भरतपुर के दौरे पर रहेंगे और 6 माह में ये छठा दौरा है भरतपुर का। कल 11:30 बजे वो डी कुमेर के सैंत गांव पहुंचेंगे, महंगाई राहत कैंप जो है उनका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद में फिर वो बानपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष जो है डोटासरा वो भी साथ में होंगे। कलेक्टर लोकबंधु और एसपी मृदुल कछावा ने आज सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जहां उनकी सभा होनी है। आगे बढ़ते हैं, शेयर करते चलो। अब मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि अब लगातार आप लोग बढ़ रहे हैं। और पहुंचाओ सर, इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी जिले का पूरा प्रारूप आपको बताऊंगा मैं, तो और बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, शेयर करो। हमारे तो 18 जून को बिलिंग हुई है। हाँ बिल्कुल हुई होगी साहब, 13 जून के बाद तो बिल आए हैं। आगे बढ़ते हैं। सीएम गहलोत ने आज आशा सहयोगिनियों का 15% जो मानदेय है वो बढ़ा दिया, उसको वित्तीय स्वीकृति आज जारी कर दी गई है ना। बजट में घोषणा की थी कि 15% जो है तनख्वाह, इनका वेतन जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। आज इसको मंजूरी दे दी है। 55,816 आशा सहयोगिनियों को इससे सीधा लाभ पहुंचेगा। पहले जो इनको 3564 रुपए मिला करते थे उसकी बजाय अब 4098 रुपए का वेतन जो है वो इनको मिलेगा। और एक और स्वीकृति आज सीएम गहलोत ने जारी की है। नए जिले कितने बने? 19। ठीक है, 4 को लेकर के विवाद चल रहा है तो उनको सरकार ने अभी फिलहाल होल्ड पर रख रखा है। और 15 जो जिले हैं इनमें विभागों को लेकर के, नए कर्मचारियों को लेकर के, नए स्टाफ को लेकर के 606 नए पदों के सृजन को सरकार ने आज स्वीकृति दे दी। यस, 15 जिलों में जितने डिपार्टमेंट बनेंगे उन डिपार्टमेंटों में हमको कितने कर्मचारी चाहिए, कितने अधिकारी चाहिए, इसको लेकर के 606 कर्मचारियों की स्वीकृति आज सीएम गहलोत ने जारी कर दी है, जिनमें कलेक्टर के साथ ही लेखा अधिकारी है, डबल एओ है ना, जो इंपॉर्टेंट पद हैं इनको आज सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी है। और ये अच्छी बात है ताकि जनता को भटकना ना पड़े। जिला तो आपने बना दिया लेकिन अधिकारी तो मिले, कर्मचारी तो मिले, तो इसको लेकर के स्वीकृति जारी कर दी है। इसके अलावा सरकार ने एक बात और कही आज कि ऐसे जिले जो नए बने हैं जिनमें भवन नहीं है उनमें किराए के भवनों में ये विभाग अभी चला सकते हो आप। बाद में धीरे धीरे नई बिल्डिंग, नई जगह लेकर के और शुरू कर दी जाएंगी। फिलहाल जहां एडीएम का पद नहीं है, एएसपी का पद नहीं है, क्योंकि जहां एडीएम का पद है और एएसपी का पद है ना, वहां ज्यादा समस्या नहीं आएगी। जैसे गंगापुर सिटी है, यहां एडीएम का पद पहले से है, एएसपी का पद पहले से है,
तो यहां नए अधिकारियों को बैठने में, लाइक कलेक्टर है या एसपी है, उनको बैठने में समस्याएं नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी यहां बिल्डिंग है। लेकिन ऐसे जिले जो ग्राम पंचायत भी नहीं थे, उनको आपने जिला बना दिया, उनमें तो समस्या आएगी। तो सरकार ने उसको लेकर के आज एडवाइजरी जारी कर दी है, स्वीकृति दे दी है कि आप वहां किराए के भवनों में इनको चला सकते हैं, और 606 नए पद सृजन कर दिए। अब बात करते हैं करौली की। प्रदेश लेवल की ये बड़ी खबरें थी। सरमथुरा करौली मार्ग पर NH-23 पर आज दीपपुरा गांव के पास में 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हुई है और 3 घायल हुए हैं। 2 की हालत गंभीर है, जिनको जयपुर रेफर किया गया है। मृतक ढोली खार जामा मस्जिद निवासी फरदीन देर रात अपने 2 अन्य साथियों के साथ बाइक से करौली आ रहा था। सामने से तेज रफ्तार से आ रही एक बाइक से उसकी भिड़ंत हुई है और मौके पर ही फरदीन की मौत हो गई। विधायक लाखन सिंह जो हैं वो अस्पताल पहुंचे हैं, क्योंकि वहां कुछ देर के लिए लोगों ने हो हल्ला किया था, हंगामा किया था, शव लेने से इनकार कर दिया था, आर्थिक सहायता की वो मांग कर रहे थे। उसके बाद विधायक लाखन सिंह मीणा वहां पहुंचे हैं और चिरंजीवी योजना का लाभ देने के लिए और प्लस और आर्थिक सहायता देने के बाद ये उनको आश्वासन दिया। उसके बाद में ही सबका पोस्टमार्टम करवा करके और सब परिजनों के सुपुर्द किया गया था। अब बढ़ते हैं हिंडौन महुआ मार्ग पर स्थित क्यारदा बालाजी के पास में आज ट्रक की टक्कर से ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। दौसा के मंडावर का रहने वाला था लोकेश सेन, और कोई सामान जो है लोडिंग सामान वो लेकर के वो जा रहा था और पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी, और बताया जा रहा है कि काफी दूर तक ट्रक जो है वो उसको घसीट करके ले गया और शरीर के कई हिस्सों में उसको गंभीर चोट लगी है, उसका इलाज जारी है। हिंडौन में रेडियोग्राफर ने काली पट्टी बांध करके आज विरोध किया। काम तो किया लेकिन काली पट्टी बांध करके किया। विभिन्न मांगों को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन आज उन्होंने किया है। और इनके जो पदाधिकारी हैं जितेंद्र शर्मा, उन्होंने बताया कि बहुत लंबे समय से हम सरकार से मांगे कर रहे थे, रेडियोग्राफर जो हैं वो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। आगे बढ़ते हैं। टोडा भीम ग्राम पंचायत के पालना में ब्राह्मण मोहल्ले में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर के कई बार वो गुहार लगा चुके हैं कि साहब पेयजल की समस्या बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो अधिकारी ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। शेयर करते चलो, आज अच्छा लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं और हमारी संख्या भी अच्छी हो रही है। और आज इसलिए ज्यादा आपको जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है, सिर्फ फेसबुक पर लाइव। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ा है क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट जानकारी तो आपको देनी है मुझे। और हिंडौन के खीपकापुरा में जमीनी विवाद को लेकर के बुधवार रात पिता और पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया। सूरत थाना क्षेत्र का यह मामला है। घायल धीरज जाट और मानसिंह जाट खीपकापुरा के रहने वाले हैं, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज करके और जांच शुरू कर दी है। टोडा भीम विधायक PR मीणा है ना, आज दूसरी बार नाम आया उनका। बल्ले बल्ले, हाँ, क्योंकि 2-3 दिन पहले जब उनका नाम आया था ना तो एक दर्शक ने कमेंट करा था कि साहब शुक्र है कम से कम विधायक का नाम तो आया, भरोसी लाल जी हिंडौन के मामले में। और अब विधायक PR मीणा 3 विद्यालयों के विकास कामों के लिए, भवन निर्माण, कक्षों के निर्माण के लिए उन्होंने 3 विद्यालयों के लिए 1,17 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करी है। बहुत बढ़िया। 4.5 साल से कहां थे PR साहब? तब ये विद्यालय और भवन नजर नहीं आए आपको, और सिर्फ अब भी 3 ही विद्यालय नजर आए आपको। रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा, आपका नहीं, हमारे क्षेत्र के जो विधायक है ना, ये चाहे लाखन जी हो, चाहे हमारे रामकेश जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, दानिश अबरार जी हो, PR मीणा जी हो, इनका लेखा जोखा निकालूंगा। 4.5 साल के पूरा रिपोर्ट कार्ड, कितने काम आपने पिछले 4 साल में करे, और उसके बाद में जो भी अंतिम समय चल रहा है तब आपने कितनी घोषणाएं करी है, ठीक है ना। लेकिन 3 विद्यालयों के लिए उन्होंने 1,17 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। साकरवाड़ा के गांव भब्बड़ का बास, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महसुआ और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपालपुरा, इनमें नई कक्षों का निर्माण होगा। विद्यालय की इमारत के लिए पैसा ये स्वीकृत किया है। हालांकि ऊंट के मुंह में जी रहा है, क्योंकि विद्यालयों की, सरकारी विद्यालय बहुत सारे ऐसे हैं सर जिनकी स्थिति वाकई में दयनीय बनी हुई है। पीलोदा को जाकर के देख लेना अब स्थिति क्या है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सवाईमाधोपुर जिले की। मलाना डूंगर पुलिस ने भैंस चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हाँ, ये खबर आई थी शाम को हमारे पास में। आरोपी शहबाज खान बैतेड़ का रहने वाला है और 20 दिन से फरार था। 3 जून को मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में जो 2 और आरोपी हैं उनको पुलिस ने पहले ही डिटेन कर लिया था। जिला मुख्यालय पर सीवरेज ओवरफ्लो होने से आमजन परेशान है। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय पर वहां तो जिला कलेक्टर खुद बैठते हैं, सुरेश कुमार ओला जी, बड़े एक्टिव हैं,
बड़ा ध्यान रखते हैं। स्वच्छ माधोपुर अभियान उन्होंने चलाया था, सारे हवा हवा हो गए। कहाँ गए साहब आपके वो सारे अभियान? सीवरेज के गंदे पानी और बदबूदार पानी से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से ये खबर है। और शास्त्री नगर का ये मामला है, कॉलोनियों में गंदा पानी और बदबूदार पानी जो है ओवरफ्लो होकर के सीवरेज से बाहर निकल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एमएसपी पर खरीद में अनियमितता और लापरवाही को लेकर के किसानों ने आज बामनवास में एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि साहब जच्चे जब तो आप बंद कर देते हो, जच्चे जब खरीद कर लेते हो, कई बार आप कहते हो बारदाना खत्म हो गया, यानी नियमित रूप से किसान के माल की खरीद हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है और किसान परेशान है। बामनवास एसडीएम ऑफिस में किसानों ने आज ज्ञापन दिया है। और एक चीज और बताइए, जो आपको ध्यान होगा, पिछली साल एमएसपी पर जब खरीद चल रही थी गंगापुर सिटी में, तब हमने भी उसका लाइव दिखाया था, ठेकेदार की खिंचाई करी थी जो इसका खरीद करते हैं ना उसकी, कि प्रति बैग 51 किलो की जगह 53 किलो माल लिया जा रहा है, यानी 2 किलो अधिक माल ले रहे हैं और पैसा दे रहे हैं 51 किलो का, यानी 2 किलो का सीधा सीधा भ्रष्टाचार और चूना लगाया जा रहा है किसानों। इसकी भी शिकायत किसान ने की है। किसान सीधा साधा है, वो ज्यादा समझता नहीं है बेचारा। जमाबंदी के हिसाब से और सरकार के नियम के हिसाब से, भाई एक 51 किलो का बैग है, 51 किलो ही खरीदेंगे हम, 50 किलो की खरीद है, 1 किलो का बैग है, और वहां खरीद कितने की हो रही है? 53 किलो की। इसकी भी शिकायत की है आज किसानों ने। अब देखते हैं कार्रवाई होती है या नहीं होती है। और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। गंगापुर सिटी से क्या कुछ खबरें हैं, तो जिले की रूपरेखा को लेकर के आज मैराथन बैठक की है डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने। मैं सुबह 11 बजे जब ऑफिस पहुंचा था ओएसडी मैडम के, तो पता चला कि साहब सवाई माधोपुर से भी अधिकारी आए हैं, गंगापुर के अधिकारियों को भी इन्वॉल्व किया गया है और लगातार बैठक चल रही है। उसका कारण यह है कि 30 जून से पहले पहले सरकार को ये रिपोर्ट भेजना जरूरी है। जो भी नए जिले बने हैं और उनमें जो ओएसडी लगाए गए हैं, शेयर करना सर, ठीक है ना, ताकि मैं आपको पुख्ता जानकारी आज दे सकूं और लोगों तक पहुंच सके। रोजाना आपको सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से मैं फिल्टर कर दूंगा। लगातार बैठक चली, एक एक विभाग से जानकारी ली, एक एक विभाग से पूरा प्रारूप तैयार किया और उसके बाद में सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी और 30 तारीख तक हमारा जिला गंगापुर बना या नहीं बना, इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो कैसा बनेगा गंगापुर सिटी जिला, कहां पर कौन सा विभाग होगा, कितनी जमीन ली जाएगी, कितने अधिकारी और कर्मचारी लगेंगे, इसकी जानकारी दूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हाँ, मैं चाहता हूं तब तक आप शेयर करें सर, और मैं थोड़ा सा गलातर कर लेता हूं तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा प्रारूप है जो मुझे पढ़ना है और आपको जानकारी देनी है। कितने विभाग तो गंगापुर सिटी जिले में आएंगे, 30 तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके बाद ओएसडी का पद जो है वो जिला कलेक्टर हो जाएगा और ओएसडी एसपी का जो पद है वो ओएसडी हट करके एसपी का पद हो जाएगा। कौन सा विभाग कहां खुलेगा, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितनी जमीन की आवश्यकता पड़ेगी और कितने बजट की आवश्यकता पड़ेगी, ये सारी जानकारी पूरे विस्तार से आपको दूंगा एक छोटे से चंद सेकंड के ब्रेक के बाद। तो आप भी शेयर करते रहिए। मैं यूं गया और यूं आया।
आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद। शेयरिंग में कमी मत रखना। अब आपको मैं डिटेल से पूरी जानकारी दे रहा हूं कि आज कौन कौन सी बैठक, किन किन विभागों की बैठक हुई और जो विभाग है उनकी बैठकों के बाद में क्या कुछ प्रारूप निकल करके सामने आया है। इसमें थोड़ा बहुत तब्दीली हो सकती है ना, थोड़ा बहुत प्लस या माइनस हो सकता है। बाकी अंतिम रिपोर्ट जो है, जो सरकार को भेजी जानी है ओएसडी मैडम के द्वारा और विभागों के द्वारा, उसका पूरा प्रारूप मैं आज आपको बता देता हूं। और शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वन विभाग की। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर अब गंगापुर में बैठने लग जाएंगे और इसके लिए रेंजर ऑफिस में जो है जगह है पर्याप्त, वहां उनको बैठाया जाएगा। और अब बात करते हैं जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग की। एक कार्यालय होता है जन अभाव अभियोग निराकरण, इसमें अधिकृत भवन में अथवा मिनी सचिवालय में इसका कार्यालय रहेगा। जो हमारा मिनी सचिवालय इस समय चल रहा है वहीं इसका ऑफिस बनेगा। भूजल विभाग, इसको लेकर के पीएचईडी जो हमारा जलदाय विभाग है उसी में आईएल का ऑफिस बना दिया जाएगा। ठीक है। श्रम विभाग, इसमें अधिकृत भवन है और 10 से 15 का स्टाफ होगा। श्रम विभाग में 10 से 15 कर्मचारी लगेंगे और इसका जो भवन है वो तैयार है, इसको पहले ही अधिग्रहित कर लिया गया है और ये बन जाएगा। जेल सेवा है ना, जो हमारा उपकारागृह है फवारे पर जो आप देखते हैं, इसको लेकर के क्या अपडेट है। जिला जेल के लिए 15 हेक्टेयर भूमि, आपको याद होगा पहले ही मान सिंह जी के कार्यकाल में जब विधायक थे तब पहले ही जिला जेल के लिए अलग से डिबशा रोड पर भूमि अधिग्रहित कर ली थी। इसमें 1.17 करोड़ की लागत से बाउंड्री वाल का काम इन दिनों चल रहा है जेल का, और 7 हेक्टेयर अभी भी आवंटन है उपकारागृह के लिए। तो जेल को लेकर के कोई समस्या नहीं आएगी, जमीन पहले से इसके लिए अलॉटे है और इसका रिपोर्ट सरकार को भेज दी जाएगी। यातायात विभाग, ठीक है, इसको लेकर के जानकारी दे रहा हूं। ड्राइविंग ट्रैक, सेटिंगन से अब तक अपन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते आए हैं, लेकिन जब जिला बन जाता है तो आपको टेस्ट ड्राइव देनी पड़ती है। टेस्ट ड्राइव देनी पड़ती है यानी आरटीओ जो है आपसे गाड़ी चलवा करके देखेगा, टीआई गाड़ी चलवा करके देखेगा, उसके बाद आपका लाइसेंस स्वीकृत होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं 10 बीघा भूमि की आवश्यकता है। ड्राइविंग ट्रैक के लिए 10 बीघा भूमि की आवश्यकता है। टीआई ऑफिस जो है वो रेंट पर ही चल पाएगा, यानी किसी ना किसी किराए के भवन में ही जो टीआई का ऑफिस है वो चलेगा। सांख्यिकी विभाग, इसमें आपको मैं बता दूं कि पंचायत समिति का जो कैंपस है उसमें ये ऑफिस बना दिया जाएगा और इसके लिए 2 कमरों की आवश्यकता है और दोनों कमरे उपलब्ध हैं पंचायत समिति में। पशुपालन विभाग, शेयर करते चलो, आप पूरी डिटेल दे रहा हूं मैं आपको। जो अंतिम रिपोर्ट वहां सरकार के पास जाएगी और नोटिफिकेशन गंगापुर सिटी को जिला बनाने के लिए आ जाएगा। पॉलीक्लिनिक और जेडी का ऑफिस है और इसकी भूमि आवंटन कर दी गई है। 2 बीघा खानपुर बड़ौदा में पहले से है, आपको याद होगा वेटरनरी हॉस्पिटल अपना वहां चल रहा है खानपुर बड़ौदा में, और 5 बीघा और जमीन जो चाहिए वो भी खानपुर बड़ौदा में अवेलेबल है। तो पशुपालन विभाग के लिए ज्यादा समस्या नहीं आएगी, जमीन उपलब्ध है, बस बिल्डिंग का निर्माण करना है। तो पशुपालन विभाग के अधिकारी वहां बैठेंगे। अब बात करते हैं कृषि विभाग की। विभाग के पास में 4 बीघा भूमि है। आपको याद होगा उदय मोड़ जो थाना चल रहा है वो पूरी जो जमीन है वो कृषि विभाग की है। 4 बीघा भूमि जो है वो कृषि विभाग के पास में आवंटित है, भूमि की आवश्यकता नहीं है। ये रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक यह है कि कृषि विभाग अगर हमारे यहाँ बनता है, एग्रीकल्चर अधिकारी यहाँ बैठते हैं तो भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल बिल्डिंग बनानी है आपको। भूमि हमारे पास में है कृषि विभाग के पास में। कृषि विज्ञान अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए जरूर भूमि की आवश्यकता होगी, लेकिन भवन पर्याप्त है। तो कृषि विभाग को लेकर के कोई टेंशन नहीं है। बिजली विभाग, यस, इसको लेकर के क्या सूचना है, एक्सीएन ऑफिस में ही एसी के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। फवारे पर जो हमारा एक्सीएन ऑफिस है जहां एसी एक्सीएन साहब बैठते हैं वो बिल्डिंग नहीं बनी है, उसी में एसी का ऑफिस खुल जाएगा, क्योंकि अब एसी यहां बैठेंगे, अधीक्षण अभियंता। और 41 बीघा की आवश्यकता है। प्रसारण वालों को केवल एसी का ऑफिस चाहिए। 2 चीजें होती हैं, वितरण और प्रसारण। तो प्रसारण के लिए जरूर जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। प्रसारण हमारा विभाग जो बना हुआ है वो कहां है, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। जब हम जाते हैं तो पेट्रोल पंप के सामने, जैन नर्सिंग होम के सामने जो है, वर्धमान हॉस्पिटल के सामने वहां बना हुआ है, तो वहां जमीन है और वहां पर एक एसी ऑफिस खोल दिया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग, इसको लेकर के मैं अब आपको बता देता हूं। आज जो रिपोर्ट आई है
उसमें ये आया है, एक तो डाक बंगले की बिल्डिंग और एक स्टाफ की व्यवस्था खराब है। रेस्ट हाउस हमारा जो है उसमें डाक बंगले की जो बिल्डिंग है वो खराब है, थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, और स्टाफ की कोई व्यवस्था नहीं है। डाक बंगले में किचन और एक कुक की व्यवस्था करनी पड़ेगी रेस्ट हाउस में। और इसके अलावा यह है कि ऐसी ऑफिस के लिए भी 1700 वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ेगी जगह की, जो उपलब्ध करवानी पड़ेगी। उद्योग विभाग के पास में पर्याप्त भूमि है। कितनी भूमि है, कहां भूमि है, ये मैं आपको खुल करके अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इसको लेकर के थोड़ा सा विवाद चल रहा है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कुछ दिनों पहले उद्योग विभाग ने कुछ फैक्ट्रियों को, कुछ कारखानों को जगह चिन्हित की थी, आपको याद होगा, और वो उद्योग विभाग की जमीन है। उद्योग विभाग उसी जमीन को लेगा। तो जमीन उपलब्ध है उद्योग विभाग के पास में, ये क्लियर हो चुका है। और अस्थायी ऑफिस रीको में बनेगा, और रीको में ही गेस्ट हाउस भी होना चाहिए। तो रीको के पास इतनी जमीन है कि वहां पर हमारा जो उद्योग विभाग का कार्यालय है वो खुल सकता है और गेस्ट हाउस भी बन सकता है। वहां भी जमीन की आवश्यकता आपको ज्यादा नहीं पड़ेगी। पंचायती राज, सीईओ बैठेंगे यहां पे, जैसे अभी सवाई माधोपुर जिले के सीईओ कौन है, अभिषेक खन्ना जी IAS, वैसे ही सीईओ यहां बैठेगा। तो सीईओ ऑफिस पंचायत समिति में ही रहेगा। पंचायत समिति में इतनी जगह है, और सीईओ जो है वो पंचायत समिति में बैठेंगे। नरेगा ऑफिस भी वहीं चलेगा, पंचायत समिति में ही नरेगा का ऑफिस रहेगा। और बीसी के लिए जब वर्चुअल मीटिंग होती है बीसी के लिए, तो एक बड़े टीवी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो जल्दी उसकी खरीद की जाएगी। बड़ा टीवी चाहिए बीसी के लिए। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। महिला एवं बाल विकास, एक डीडी का ऑफिस चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस, और उसके लिए महिला बाल विकास विभाग में जगह है। जहां सीडीपीओ हमारे बैठते हैं वहां और भी काफी जगह है, तो वहीं पर डीडी जो है महिला बाल विकास के, वो वहां बैठ जाएंगे। पीआरओ ऑफिस, मिनी सचिवालय के जस्ट पीछे ही सेल टैक्स का ऑफिस है, वहीं पर पीआरओ ऑफिस निर्धारित कर दिया गया है, उसी में पीआरओ ऑफिस चलेगा। आयुर्वेद विभाग, इंपॉर्टेंट खबर है, नोट करते चलो। आज पूरी चीजें क्लियर बता रहा हूं आपको स्पष्ट रूप से। हमारे जिले का प्रारूप कैसा होगा, शेयर करो दबा के, 200 से ज्यादा कर दो, क्या परेशानी है, जुड़ो, ताकि आपको सारी चीजें मैं बता देता हूं। इसमें लेस मात्र ही प्लस माइनस होगा, बाकी ये अंतिम रिपोर्ट है जो सरकार को भेजी जाएगी। और न्यूज सेवन राजस्थान के अलावा किसी मीडिया के पास में ये खबर नहीं है, ये भी मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। तो हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 200 तो कर दो यार। आयुर्वेद विभाग, डीडी को बैठने की व्यवस्था हॉस्टल में रहेगी। अच्छा, हॉस्टल कौन सा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल कस्तूरबा गांधी हॉस्टल है जाट बड़ौदा में, उसमें 28 कमरे खाली पड़े हैं। ऐसे विभाग जिनका डायरेक्ट लोगों से मिलना जुलना नहीं है, उनको वहां शिफ्ट किया जाएगा, वहां शिफ्ट किया जाएगा। इस चीज को लेकर के मेरी पहले भी चर्चा हो चुकी है कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है जाट बड़ौदा में, हॉस्टल जो है, वहां पर ही डीडी डिप्टी डायरेक्टर जो आयुर्वेद विभाग के बैठेंगे, उनका कार्यालय रहेगा हॉस्टल में। और तहसील के पास, हमारी जो तहसील है उसके पास में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो है स्कूल, शायद नंबर 2 या नंबर 3 है वो स्कूल, है ना, नंबर 3 स्कूल है अभी अपने तहसील के बगल में, है ना। उसको लेकर के स्कूल जो है उसमें पंचकर्म की व्यवस्था शुरू हो जाएगी, प्राकृतिक योग सेंटर शुरू हो जाएगा, और जिला आयुर्वेद हॉस्पिटल, इसके लिए लगभग 1.25 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता पड़ेगी, 1.25 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। इसका प्रपोजल बना करके भेज दिया। बाकी डिप्टी डायरेक्टर है, पंचकर्म है, उसके लिए ये जो जगह है इसका उपयोग किया जाएगा। और अच्छी बात है, हमने भी इसका प्रपोजल दिया था कि मैम इसका जगह का सदुपयोग हो जाएगा। जुआरी शराबी बैठते हैं, आपको याद होगा 3-4 दिन पहले OSD मैडम भी आई थी यहाँ, जब यहाँ नशेड़ियों का नशा चल रहा था, तो भाग्य वो देख देख करके। तो एक तो इस जगह का भी उपयोग हो जाएगा, यहाँ पे पंचकर्म हो जाएगा, और जो है प्राकृतिक योग सेंटर वो भी यहाँ खुल जाएगा। ये जगह खाली पड़ी हुई है और ये स्कूल की बिल्डिंग है, तो एक तो ये उपयोग हो जाएगा। फिर आता है अल्पसंख्यक विभाग आपका, इसमें नगर परिषद भवन, आपको याद होगा हमारी जो नगर परिषद है उसके बगल में 2 बिल्डिंगें हैं जो बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, वो भी नशेड़ियों का, जुआरियों का अड्डा बनी हुई है, वो नगर परिषद की जगह, उसमें अल्पसंख्यक विभाग का कार्यालय खुलेगा। उसमें अल्पसंख्यक विभाग का कार्यालय खुलेगा, केवल 2 कमरों की आवश्यकता है और वो पर्याप्त है वो बिल्डिंग। तो अल्पसंख्यक विभाग के लिए नगर परिषद के बगल में जो जगह है वो चिन्हित कर दी गई है। आबकारी विभाग, एक तो जिला आबकारी अधिकारी यहां पर बैठा करेंगे, प्रवर्तन अधिकारी यहां पर बैठा करेंगे, और इसके लिए 0.5 हेक्टेयर भूमि
खानपुर बड़ौदा में आवंटित हो चुकी है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट लोगों को मिलना जुलना होता नहीं है आबकारी विभाग से। तो ऐसे जो विभाग है उनको खानपुर बड़ौदा में शिफ्ट कर दिया गया है। 3 बीघा डिपो के हेतु आवश्यकता है। डिपो शराब का जो माल आता है, गोदाम जो होता है, उसके लिए जरूर 3 बीघा जमीन की आवश्यकता है, जो खानपुर बड़ौदा में अवेलेबल हो जाएगी। शेयर करते चलो दबा के। अब बात करते हैं सिंचाई विभाग की। एक तो एसी और एक्सीएन के लिए जगह है, वो हो जाएगी। आपको याद होगा कॉलेज के सामने सिंचाई विभाग का कार्यालय है, पूरी जगह खाली पड़ी है, वो पूरी बिल्डिंग, केवल 2-1 कमरे उसमें बने हुए हैं। तो वहां पर एसी और एक्सीएन को बैठने के लिए जगह बन जाएगी, और गेस्ट हाउस के लिए भी जमीन वहां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो ज्यादा लफड़ा करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। एजुकेशन विभाग के बारे में मैं आपको बता दूं, जितने भी यहां डीडी या वो बैठेंगे उसके लिए भी व्यवस्था है, और ये व्यवस्था की गई है गंगापुर हायर सेकेंडरी स्कूल का सी ब्लॉक। हाँ, सी ब्लॉक जो है उसमें शिक्षा विभाग के जितने भी एडी, लगभग 4 तो एडीओ बैठेंगे इसमें, 3 से 4 जिला शिक्षा अधिकारी बैठेंगे। प्राथमिक का अलग बैठेगा, मिडिल का अलग बैठेगा, माध्यमिक का अलग बैठेगा, है ना। तो 3-4 तो अधिकारी लगेंगे। तो इनके लिए जो जगह छांटी है वो वहां छांटी है। विभागीय एस्टीमेट भेज दिए गए हैं, भूमि की डिमांड भी भेज दी गई है, कार्यालय और डाइट का कार्यालय, क्योंकि 8वीं बोर्ड का कार्यालय भी बनेगा, फिर डाइट का, तो उसके लिए भी 1.25 हेक्टेयर भूमि की जगह चाहिएगी, और कार्यालय के लिए भी जगह चाहिएगी। तो उसका प्रपोजल बना करके भेज दिया गया है। अब बात करते हैं चिकित्सा विभाग की। 4 पद जिला स्तर के होंगे चिकित्सा विभाग में। सीएमएचओ बैठेगा, बीआरसीएमएचओ बैठेगा। इनके लिए कहां जगह है, कहां इनके कार्यालय होंगे, वो भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। दबा के शेयर करो। देखो, हिंगोटा में पीएससी चल रही है, उस हिंगोटा पीएससी में ही सीएमएचओ ऑफिस खुलेगा, और 3 पद होंगे सीएमएचओ के साथ साथ, उनके कार्यालय वहीं बनेंगे। सीएमएचओ ऑफिस कहां बनेगा? हिंगोटा जो पीएससी है वहां पर। बीआरसीएचओ को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जगह मिलेगी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें, जो नया बन रहा है। और विभागीय एस्टीमेट भेजे जा चुके हैं। भूमि लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर की आवश्यकता है, जो नया बिल्डिंग हमारी हॉस्पिटल की बन रही है, और भूमि की रिक्वायरमेंट भेजनी है, तो उसका भी प्रपोजल बना करके सरकार को भेज दिया गया है। पुलिस विभाग, तो पुलिस लाइन के लिए अस्थायी जगह की आवश्यकता है। महिला थाना, साइबर थाना, ट्रैफिक कंट्रोल रूम, इनको स्थापित करने के लिए जगह की आवश्यकता है। इसके प्रपोजल बना करके भेज दिए गए हैं। जलदाय विभाग, केमिस्ट लैब, पानी की जांच, हाँ पहले नहीं हुआ करती थी उपखंड स्तर पर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पानी की जांच होती है, तो उसके लिए केमिस्ट लैब बनेगी। ग्राउंड वाटर, एईएन ऑफिस, इनकी पर्याप्त व्यवस्था है। तो सरकार को ये प्रपोजल भेज दिया कि इसके लिए हमको ज्यादा जमीन की और जगह की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे पास व्यवस्था है। इसी तरह रसद विभाग, तो इसकी व्यवस्था भी हॉस्टल में की गई है, जो कस्तूरबा गांधी हॉस्टल में आपको बता रहा हूं, वहां पर व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के ये है सारी व्यवस्थाएं, और सारे प्रपोजल बना करके भेज दिए। इसमें कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। सरकार को कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपए के बजट को भी आवंटित करना है, इसका प्रपोजल भी बना करके भेज दिया गया है। और इसी तरह का प्रारूप अब गंगापुर जिले का होगा। 30 तारीख तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, उसके बाद गंगापुर जिला अस्तित्व में आ जाएगा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और अब जिले के हिसाब से आप भी सुधर जाओ, आपको और हमको भी सुधरना पड़ेगा, अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि जिले के हिसाब से हमको सरकार को या प्रशासन को कितना हम सहयोग कर सकते हैं, वो करना पड़ेगा, चाहे वो व्यापारी हो चाहे आम नागरिक हो। जिला तो बन गया, ठीक है, नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा 30 तारीख तक। ओएसडी मैडम भी लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन आप लोगों को और हम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये मैंने आज आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। इसके अलावा अभिभाषक संघ जो है वकील, उन्होंने भी आज जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय और एसपी कार्यालय शहर के बीचों बीच रखने की मांग को लेकर के ओएसडी मैडम को ज्ञापन सौंपा है। अगली खबर, कृष्णनगर के घरों में भरा हुआ है पानी, ये लोग 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं। वहां के पार्षद महोदय का तो क्या कहना साहब, असलूफ जी पार्षद है, शायद वार्ड नंबर 51 है, असलूफ जी पार्षद है। आज तक तो उन्होंने जाकर के बाढ़ नहीं देखा, फोन वो उठाते नहीं है, पब्लिक जब फोन करती है तो स्विच ऑफ कर लेते हैं। हमने भी फोन मिलाने का प्रयास करा, लेकिन जनाब का कहना क्या, अगर आप काम कर ही नहीं सकते थे तो इस कुर्सी को रोक करके क्यों बैठे हो, इस्तीफा दे दो और घर बैठो। बिल्कुल इनका बायकॉट करो सर, कितना ही बड़ा जनप्रतिनिधि हो, मैं तो साफ कह रहा हूं आपसे, चाहे वो सांसद है, चाहे वो विधायक है, चाहे वार्ड पार्षद है, चाहे सभापति है, अगर काम नहीं कर रहा है
और बिल्कुल माटी का ढीम है, हटाओ। क्योंकि भैया इस्तीफा दे और तेरे घर बैठ जब तू काम ही नहीं कर रहा। ये कंडीशन है। लोग बहुत बुरी जिंदगी जी रहे हैं सर। वहां पर नाले का कोई मामला था जिसको लेकर के अब वो पूरा पानी उस कॉलोनी में घरों में भर गया। वो पानी आयुक्त महोदय से मैंने बात की इसको लेकर के, उनका कहना था कि साहब भाई के लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, हम क्या करें। नाला ना तो वो खोलने दे रहे, ना इसका कोई निस्तारण करने दे रहे। ये कंडीशन है। आरसी मीणा जी कह रहे हैं बस स्टैंड की जगह कौन सी है? सर पहले से ही जगह अलॉट हो गई है वहीं डिप्शा रोड पर, और जिला कलेक्टर का ऑफिस तो अपने यही है, एडीएम ऑफिस में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अच्छा अजय जी, आपका तीखा चटपटा खबरनामा करता है नमक का काम और पच जाता है पूरा खाना। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस स्टैंड की जगह पहले ही अलॉट हो चुकी है। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम फॉर्म फीस भी लग रही है। अच्छा, जबकि घोषणा की थी इन्होंने। गोविंद जी कह रहे हैं सर रोडवेज बस स्टैंड कहां पर जाएगा? डिप्शा रोड पर पहले से जगह है ना। और कलेक्ट्री में पुलिस लाइन कहां खुलेगी? कलेक्ट्री के लिए तो जगह निर्धारित हो गई, पुलिस लाइन के लिए प्रपोजल बना करके भेज दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर भाई, गंगापुर दौसा जयपुर रेल लाइन जो है ना वो लगभग कंप्लीट है। रिजवान भाई कंप्लीट है। मैं कल परसों भी देख के आया हूं, लालसोट के वहां थोड़ा बहुत काम चल रहा है पटरी बिछाने का। और एक जो वो डिडवाना के पास में जो सुरंग है ना, टनल, उसका काम चल रहा है। बार बार उसमें पानी भर जाता है, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। बाकी दौसा गंगापुर रेल लाइन का काम 90 नहीं 95% कंप्लीट है। ट्रायल भी हो चुका है। केवल आपको तो वहां जाकर के एक बार थोड़ा सा सरकार देख ले तो वो चालू हो जाएगी। और प्रदेश सरकार के खिलाफ और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की गिरफ्तारी के विरोध में आज उदय मोड़ पर उनके समर्थकों ने सीएम का पुतला जलाया। शाड़ौली से आज एक लाइव हमने आपको दिखाया था। शाड़ौली की एक किशोरी का अपहरण हुआ है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर उन लोगों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि उन लोगों की हमने भी हेल्प की है ताकि जल्द से जल्द, जब लोकेशन मिल रही है, आरोपी नामजद आरोपी मिल चुका है, तो पुलिस उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। ये पुलिस के लिए भी जरूरी है। और ओएसडी मैडम ने आज वजीरपुर का दौरा किया, एसडीएम कार्यालय और तहसील का उन्होंने निरीक्षण किया है। नालों की सफाई का काम बिल्कुल चल रहा है। अभी भी रात को जेसीबी चल रही है, नालों की सफाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ कर्मचारी आज फिर हड़ताल पर चले गए। जेसीबी, ऑटो टिपर वाले सबने काम बंद कर दिया है। बोले साहब 3 दिन का हमको आश्वासन दिया था ओएसडी मैडम ने, उसके बाद भी हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। ठीक है साहब, तो वो फिर हड़ताल पर चले गए। दूसरी बात, उनको अनुभव प्रमाण पत्र भी नहीं मिल रहे। 13,000 जो जगह मिली है ना सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए, उसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांगा है। ये कह रहे हैं साहब 2-2 3-3 साल से हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको ठेकेदार अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। तो ये उनका अपना दर्द है, अपनी तकलीफ है। और एसडीएम ऑफिस में एक कर्मचारी है पीतो मीणा, खुलकर के नाम ले रहा हूं, सामने नाम ले रहा हूं। पहले तो मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, तो ये जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, इनका काम अटक गया। फिर उसके बाद में ओएसडी मैडम ने यहां काम ज्वाइन कर लिया, तो जो व्यक्ति इस काम में लगा हुआ था उनको ओएसडी मैडम के पास में लगा दिया गया। और जो महिला कर्मचारी एसीएम ऑफिस में लगी थी पीतो मीणा, मुझे अच्छे से याद है सर, 10 दिन पहले मैंने खुद ने एसडीएम से पूछा था कि सर प्लीज आप मुझे बताइए ये काम कौन करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो उन्होंने मुझसे खुद ने ये कहा था कि पीतो मीणा जो एसीएम में लगी हुई है उनको हमने यहां लगा दिया ताकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कर सके। अच्छी बात है, लोगों के काम नहीं रुकने चाहिए। सर 5 दिन तो मुझे हो गए, उस महिला कर्मचारी को मैंने उसकी कुर्सी पर नहीं देखा। बहुत खुल करके और साफ कह रहा हूं इस बात को, उस महिला कर्मचारी को मैंने वहां नहीं देखा है। और आज मैंने उनके नंबर लिए, 3 बार में तो उन्होंने फोन उठाया, बड़े एटीट्यूड के साथ उन्होंने बात की। बोले साहब मैं तो छुट्टी पे हूं और मेरे को तो कहीं नहीं लगाया, मेरे पास कोई इस तरह के आदेश नहीं है और मैं क्यों करूंगी वो काम, ये कहना था उस महिला का। मैंने कहा मैडम आपको वहां लगाया गया है। बोले नहीं मुझे तो किसी ने नहीं लगाया, मेरे पास ऐसे कोई आदेश नहीं है। मैडम आपके जो आदेश है ना वो लिखित में भी कल जारी हो गए और उन आदेशों में साफ ये लिखा था कि पीतो मीणा को इस कार्य के लिए रिलीव किया गया है और तुरंत वो अपना काम संभालें। और आज आप कह रही हैं कि छुट्टी पर हैं, आप काम करना है और सरकार से तनख्वाह लेनी है तो आपको ऑफिस आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। लोग बेवकूफ नहीं है जो ये चक्कर लगाएंगे आपके यहां। ठीक है, और किसकी सरपरस्ती में आप काम कर रही हैं, या हो सकता है आपके ऊपर किसी का हाथ हो तो वो गलतफहमी निकाल देना। मैडम जनता का काम करना पड़ेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा कर्मचारी हो चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो।
आज मैंने आपको फोन किया, आपकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो मैं एसडीएम साहब को और ओएसडी मैडम को भी भेजूंगा कि साहब उनका तो ये कहना है मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, मैं काम क्यों करूं, मेरी जगह किसी और को लगा दो। जब आपको किसी और को ही लगाना है तो आप रिजाइन दीजिए, घर बैठिए। मैं नाम ले रहा हूं, एसडीएम ऑफिस में पीतो मीणा नाम की एक महिला कर्मचारी है जो अपने काम में लापरवाही कर रही है और काम नहीं संभाला है उन्होंने अभी तक, और लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पीलोदा हॉस्पिटल से आज एक मामला आया साहब, सुबह 8:30-9 बजे मुझे कुछ लोगों ने वीडियो भेजे कि साहब 8 बजे का टाइम है और 8:30-9 बजे तक भी स्टाफ नहीं पहुंचा है, डॉक्टर नहीं पहुंचे। मैंने कहा आप मेरे पास नाम भेजिए, नंबर भेजिए, मैं बात करता हूं। मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि साहब जो एक डॉक्टर लगी हुई है प्रियंका जी, उनकी तो 26-27 तारीख को शादी है तो वो तो छुट्टी पर चल रही है, और हमको लेट इसलिए हो गए कि साहब बरसात आ गई थी सुबह सुबह तो हम टाइम पर नहीं पहुंच पाए। फिर भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें और टाइम पर पहुंचे, इतना सा स्टाफ है, और वो भी अगर टाइम पर नहीं पहुंचेगा तो मरीजों को समस्या आती है। खबर चलाना हमारा उद्देश्य नहीं होता, हमारा उद्देश्य सिर्फ एक होता है काम सिस्टमेटिक तरीके से चलता रहे और संबंधित व्यक्ति को हम सूचना देते हैं कि सर आपके काम में लापरवाही आ रही है, शिकायत आ रही है, काम को ठीक करें। तो आज उन्होंने हमारा भी धन्यवाद किया। डॉक्टर थे वहाँ, शाहरुख नाम है शायद उनका, या सादिक, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा सर धन्यवाद आपका कि आपने हमको अपडेट किया, लेकिन हम काम में लापरवाही नहीं कर रहे, बस हमारा फर्क इतना है कि सर 10-5 मिनट लेट हो जाते हैं, तो वो एक अलग इशू है, वो कोई खास मायने नहीं रखता। वहाँ से एक मामला आया था पानी की व्यवस्था को लेकर के। आज एक्सीएन साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा कि साहब पानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा गंगापुर में पीने का पानी। तो उन्होंने आज एक अच्छी खबर दी है कि आने वाले 2 दिन में या 3 दिन में जो 2 नए पंप सेट हैं वो लग जाएंगे और पानी की मात्रा अब गंगापुर में बढ़ जाएगी। इसके अलावा 4600 करोड़ रुपए का जो बजट है उसके भी टेंडर होकर के और वो काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बिजली का मामला हो रहा था वार्ड नंबर 45 से कि साहब खंभों में करंट आ रहा है और लगातार वहां गाय जो है वो मर रही है उन करंट से चिपक करके। इसके बारे में मैंने तुरंत अय्यर महोदय को फोन किया, उन्होंने तुरंत अपनी टीम वहां भेजी, एफआरटी की टीम। आज क्या है कि कुछ कर्मचारी बिजली विभाग के ऐसे थे जो धरने में चले गए, ओपीएस की मांग को लेकर के, एक ये इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर को लेकर के इनका धरना और हड़ताल चल रही है, तो कुछ कर्मचारी वहां चले गए। लेकिन उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट के बाद में तुरंत एफआरटी टीम को वहां भेजा और उन्होंने बोला कि साहब हाँ खंबे में कोई तार ऐसा टच हो रहा है जो वो नीचे उतर रहा है कनेक्शन उसमें, उसको हमने ठीक करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूं वो सही हो गया होगा आपका। हाँ नदीम जी, बिल्कुल सही कह रहे हो अभिषेक भाई, नदीम जी से मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा कि सिर्फ बरसात की वजह से हम लेट हो गए सर, बाकी हम टाइम पर अपने हॉस्पिटल आते हैं और समय पर अपनी ड्यूटी करते हैं और करना भी चाहिए। ईश्वर ने एक नेमत, एक काम आपको दिया है, उसे अपनी ईमानदारी के साथ करें सर। मैं तो हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी से यही कहता हूँ, अपना काम ईमानदारी के साथ करें। जनता आपको दुआएं देती है सर, और वो जो दुआएं है ना वो दवाओं से ज्यादा काम करती है। लेकिन अगर लोग आपको गाली दे करके जाते हैं, बद्दुआएं दे करके जाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं। ठीक है, और इसके अलावा विधायक महोदय से तो हम फिर वही रिक्वेस्ट करेंगे, विधायक महोदय प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालिए और गंगापुर शहर का एक चक्कर लगा लीजिए, है ना, सड़कों पर निकलिए, व्यापारियों से मुलाकात करिए और बार बार वो जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति है ना, अब इसको बंद कर दीजिए। क्योंकि सभापति महोदय से तो हम कहते कहते थक गए, तो हमने तो नगर परिषद मान लिया उसको, नगर परिषद है ही नहीं, और हमने तो बहुत पहले से ही मृत घोषित कर दिया उसको। आज भी जब मैं नगर परिषद गया था तो मैक्सिमम ऑफिसेज जो है ना उनके सबके ताले लगे हुए थे। पट्टों का काम नील बटा सन्नाटा, कोई काम नहीं चल रहा। और अब तो जो वो प्रमाण पत्र बनाते हैं ना, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, और ये भी वो कर्मचारी भी आज से हड़ताल पर चले गए, उन्होंने भी काम बंद कर दिया। बोले साहब हमको तो 1.5 साल से तनख्वाह नहीं मिली, सफाई कर्मचारियों को तो 2 महीने से नहीं मिली। लेकिन जो अस्थायी वहां पर बेचारे लगे हुए हैं ना, जो 5,000, 7,000, 8,000 रुपए में काम कर रहे हैं, बोले साहब 1.5 साल होगी तनख्वाह नहीं मिल रही हमको, किस तरीके से हम अपना गुजारा कर रहे हैं हम जानते हैं। वो भी हड़ताल पे चले गए। ये कंडीशन है हमारे गंगापुर नगर परिषद की। एसडीएम साहब से जब बात करता हूं, एसडी मैडम से बात करता हूं, तो वो भी ये कहते हैं कि इस शहर की मेन पिलर जो है ना, मेन बोन्स जो है वो है नगर परिषद, और गंगापुर में नगर परिषद का कोई अस्तित्व है ही नहीं। सभापति महोदय तो योग भी करते हैं ना, तो वहां पूर्व विधायक के आवास पे जाकर के करते हैं। ऑफिस आना ही छोड़ दिया उन्होंने, कार्यालय बंद है, ताला लगा रहता है परमानेंट। रिजाइन दे दो। मैंने तो बहुत सारे पार्षदों से भी कही आज जिनसे नगर परिषद में मुलाकात हुई, मैंने कहा भैया रिजाइन दे दो, जब वहां पे काम ही नहीं हो रहा और नगर परिषद है ही नहीं काम की, छोड़ दो, क्या फायदा है। जनता तो बेवकूफ नहीं बनेगी, आपसे उम्मीद भी नहीं करेगी।
तो ये दिन भर की तमाम खबरें और अपडेट थी जो मैंने आपको दी। इसके अलावा और भी बहुत सारी आपकी जो समस्याएं हैं वो आप बिल्कुल हमें भेजें, कोशिश हम करते हैं सभी समस्याओं का हम निस्तारण कर पाएं या उच्च अधिकारियों तक आपकी खबरें पहुंचा पाएं। काम उन्हीं को करना है, हमको नहीं करना। लेकिन मीडिया इज मीडियम, हम माध्यम का काम करते हैं ताकि जनता की समस्याएं संबंधित अधिकारी तक हम पहुंचा पाए। ठीक है सर, बाकी न्यूज 7 राजस्थान को अपना प्यार, अपनी शुभकामनाएं देते रहें। और हां, इतना जरूर कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश करें कि फॉलोअर बने, हमारे सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमें भी एक हौसला मिलेगा और कहने को एक जगह मिलेगी। बाकी कुल मिलाकर के हम अपना काम पूरी निष्पक्षता के साथ में, ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं। आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं लगातार हम उठाते रहते हैं। सूरत बदलेगी शहर की, टाइम लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जरूर बदलेगी। आप और हम सहयोग करेंगे तो सब कुछ बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, खुश रहें अपने परिवार के साथ में। बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, उनके कैरियर से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आने वाला हूं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सीनियर पास करने के बाद बच्चे को हम क्या दिशा दें और उसके लिए कौन सा कैरियर बेहतर रहेगा। तो वो बहुत जल्दी आपके लिए मैं प्रोग्राम लेकर के आने वाला हूं। रविवार को या शायद सोमवार को हम लेकर के आने वाले थे, लेकिन उस दिन मौसम बहुत खराब हो गया था और वो प्रोग्राम हमको एन टाइम पर कैंसिल करना पड़ा, एन वक्त पर कैंसिल करना पड़ा। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी वो कार्यक्रम पेंडिंग में है, जरूर आपके लिए लेकर के आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक न्यूज 7 राजस्थान की हर खबर जो दिन भर आती है, ब्रेकिंग हो, सब तरह की खबर हम लगाते हैं क्षेत्र की, उनको जरूर देखें और शेयर किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद और जय भारत।